Okay. So our next thing which we are going to discuss is the question which is often asked by the UPSC main student is which books should I use for the botany optional preparation or for the botany optional syllabus. All right. एंड बहुत से बच्चे ऐसे भी है जो कहते हैं कि सर आप हिंदी में पढ़ाइए, ठीक है। इसका बेसिक रीजन ये है कि क्यों हम हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं कि जो भी बच्चे बॉटनी ऑप्शनल लेते हैं उनका मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो मीडियम ऑफ राइटिंग आंसर होता है मेंस में वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम इंग्लिश ही होता है। तो इसलिए हम प्रिफर करते हैं इंग्लिश में पढ़ाना। ओके। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने कहा कि सर बुक्स के बारे में बताइए, बुक्स कौन सी यूज करनी है उसके बारे में बताइए, और ऐसी कौन सी बुक्स है जो प्राइमरली हमें खरीद लेनी चाहिए और ऐसी कौन सी बुक्स है जो सिंपली हमें लाइब्रेरी में पढ़नी चाहिए। तो ऐसे भी कुछ सवाल थे। तो हमने सोचा कि एक क्वेश्चन आंसर के सेशन के तौर पे हम इस टॉपिक को डिस्कस ही कर लेते हैं कि भाई अगर बॉटनी ऑप्शनल किसी का है यूपीएससी में तो उसे कौन सी बुक्स यूज करनी चाहिए। ओके। पर एक्चुअली हर स्टूडेंट का ही एक क्वेश्चन है कि सर बुक्स कौन सी लेनी है, ठीक है, और कौन सी बुक ज्यादा फायदेमंद होगी, किसका हम जेरोक्स करवा ले, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट की पीडीएफ नोट्स हम ले ले और उसका जेरोक्स करवा ले। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं रिलेटिंग विद द नोट्स। ऑफ कोर्स नोट्स कहाँ से मिल जाएंगे या फिर कौन से बुक से हम नोट्स क्रिएट करेंगे। ओके। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो अभी हम इस वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर करूं कि देखिए हिंदी जो है हमारा मदर टंग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर कहीं पे गलती हो जाती है तो प्लीज इस बात को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अगर बात करें हम बुक्स की कि यूपीएससी मेंस के लिए बुक्स कौन कौन सी हमें यूज करनी चाहिए, तो देखिए ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि सिलेबस कैसा दिया हुआ है हमारे बॉटनी ऑप्शनल के लिए। और आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे हम पिछले 2 सालों से बॉटनी ऑप्शनल की वीडियोस जो है वो अपलोड कर रहे हैं और वेरियस बुक्स जो है हम यूज करते हैं ताकि जो मटेरियल है वो कंपाइल हो सके। और नॉट ओनली बुक्स, हम कुछ इंटरनेट सोर्सेज को भी टैकल करते हैं ताकि हमें और ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वहां पे मिले। देखिए जब भी बॉटनी ऑप्शनल के सिलेबस के बुक्स की बात होती है तो ऐसा लगता है हमें कि हम किसी लाइब्रेरी में फंस गए हैं कि कितने 30 या 40 बुक्स हमें यूज करनी पड़ेंगी, क्योंकि इतने सारे बुक्स हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग बुक देख के उसमें से कंटेंट निकाल के उसमें से टॉपिक्स जो है हमने बनाए हैं और उस टॉपिक के हिसाब से वहां पे पढ़ाया गया है। तो जब स्टूडेंट एक क्वेश्चन करता है कि सर कौन सी बुक खरीदनी है, तो हमें भी लगता है कि अगर हम इतनी बड़ी लिस्ट कैसे दे दें। एक्चुअली इससे पहले एक वीडियो हमने स्टार्टिंग में ही बनाया था कि भाई आपको कौन कौन सी बुक्स जो है वो लेनी है। उसमें नियर अबाउट 15 to 20 बुक्स हमने आपको बताई थी, क्योंकि उसमें जो कंटेंट था उन बुक्स में, समझ लीजिए अगर एक बुक है तो उसमें 20% मिल जाता था उस टॉपिक का, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि अगर आप फिजियोलॉजी की बुक खरीदते थे तो फोटोसिंथेसिस उसमें 90% कवर हो जाता था, 100% कवर हो जाता था। लेकिन जो फिजियोलॉजी की बुक होती है वो हमेशा एक तो 500 पेजेस के ऊपर ही होती है या फिर 600 to 700 पेजेस की वो एक बुक होती है। तो बच्चे कहते हैं कि सर इतना सारा अगर हम पढ़ने लगेंगे तो फिर यूपीएससी जो है पूरा ऑप्शनल छोड़ के हम वो कब पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये बिल्कुल विद कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि अगर हम ऑप्शनल को ही अगर 30-40 बुक हम अगर पढ़ने लगे, 20-25 बुक को अगर हमें पढ़ना है सिर्फ ऑप्शनल के लिए, तो हम बाकी प्रिपरेशन कब करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए ये जो सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं या फिर कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है या फिर स्पेसिफिक नोट्स नहीं है या फिर रिसोर्स नहीं है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उस प्रकार का वहां पे सिलेबस है। ठीक है। ये जो सारा प्रॉब्लम है ये सिलेबस की वजह से क्रिएट होता है। अगर आप सिलेबस केयरफुली देखेंगे यूपीएससी मेंस का जो बॉटनी ऑप्शनल के लिए दिया गया है उसमें एक्चुअली सब्जेक्ट्स के ही नाम लिखे हैं हेडिंग में। हेडिंग में तो लिखे ही लिखे हैं सब्जेक्ट्स के नाम, और सब हेडिंग जो नीचे सब हेडिंग्स आते हैं उसमें भी सब्जेक्ट्स के नाम उन्होंने स्ट्रेट अवे लिख दिए हैं। तो इसलिए हम जज नहीं कर पाते कि अच्छा ये जो अगर पूरा टेरिडोफाइट है तो टेरिडोफाइट में कहां से कहां तक हमें पढ़ना है। हाँ, अगर प्लांट पैथोलॉजी लिख दिया है तो डिसीजेस कौन कौन से पढ़ने हैं और कौन कौन से छोड़ देने हैं। अगर प्लांट ब्रीडिंग लिखा है तो क्या हम प्लांट ब्रीडिंग के लिए पूरा एक किताब खरीद ले या फिर ओनली प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक सफिशिएंट है। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन उन सिलेबस की वजह से अराइज होते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ही डिटेल्ड और वास्ट है। तो फिर अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें कि यूपीएससी एक्चुअली चाहता क्या है हमसे कि हम कहां से कहां तक पढ़े, तो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में वो कहते हैं कि बीएससी ऑनर्स का जो सिलेबस होता है या फिर जो प्लेन एमएससी बॉटनी यानी मास्टर ऑफ बॉटनी का जो सिलेबस होता है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं बॉटनी स्टूडेंट से। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर देखिए कुछ स्टूडेंट ऑनर्स से भी पढ़े हैं लेकिन मेजोरिटी जो है वो प्लेन से पढ़ते हैं। ठीक है। तो एमएससी बॉटनी का जो सिलेबस होता है नियरली उसकी इक्विवेलेंट जो है वो यूपीएससी का सिलेबस होता है। तो
यहाँ पे ये बात तो बिल्कुल सही है कि यूपीएससी एमएससी जो बॉटनी है उसके स्तर पे ही क्वेश्चन पूछता है, उसके नीचे वो आता नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें समझने के लिए हम थोड़ा सा सिलेबस की तरफ देखते हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे दे रखे हैं सिलेबस में। देखिए, ये पहला पेपर है, आप जो स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो, ये पूरा एक पहला पेपर है, इसमें 5 यूनिट है। ठीक है, ये पहला यूनिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, यहाँ पे दिया हो, ये चौथा है और ये पांचवा है। अब देखिए केयरफुली अगर हम हेडिंग को देखें कि यहाँ पे लिखा है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी एक पूरी ब्रांच है बायोलॉजी की, पूरी की पूरी ब्रांच बायोलॉजी की है जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, और प्लांट पैथोलॉजी भी एक सेपरेट सब्जेक्ट है। यानी दो सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट यूनिट में यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पहला आपको पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा आपको पढ़ना है प्लांट पैथोलॉजी। तो अब इसके लिए बुक्स हम कौन से खरीदेंगे या फिर हम आपको कौन से रेफर करेंगे बुक्स के लिए? तो देखिए बुक्स अगर हम इंडिविजुअल बुक का नाम बताने लगेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको 3 से 4 बुक्स हम बता सकते हैं, और प्लांट पैथोलॉजी के लिए भी 2 से 3 बुक्स वहां पे हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर आप याद रखिए कि आप सीधे सीधे अगर बुक खरीदेंगे तो बुक, हर एक बुक 300 या 400 पेजेस की होती है, और उसको पूरा पढ़ना और उसमें टाइम वेस्ट करना ये मतलब ठीक नहीं रहता है यूपीएससी मेंस के सिलेबस के हिसाब से। क्योंकि आपको सिर्फ बॉटनी ऑप्शनल ही प्रिपेयर नहीं करना है, बल्कि आपको पूरा का पूरा यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो फिर इसमें बेस्ट वे क्या है? ठीक है, बेस्ट वे क्या है कि इसमें अगर हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है और प्लांट पैथोलॉजी भी पढ़ना है, और वो भी सिर्फ पहली यूनिट में, तो इसमें बेस्ट भी ये है कि अगर माइक्रोबायोलॉजी से यहाँ से शुरुआत हो रहा है तो आपने देखना चाहिए कि यहाँ पे स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन पूछा गया है वायरसेस के लिए, वायरॉइड्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए, फंगाई के लिए, माइकोप्लाज्मा के लिए। अब देखिए अगर यहाँ पे फंगाई आ गया तो फंगाई के लिए हमें सेपरेट बुक लेनी पड़ेगी कि वो फंगाई में जो स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से होता है, तो फंगाई के लिए एक अलग बुक रखेगी। तो अगर सिर्फ टाइटल के हिसाब से अगर हम जाए कि माइक्रोबायोलॉजी लिखा है, प्लांट पैथोलॉजी लिखा है और फिर उसके बाद फंगाई भी लिख दिया है, ठीक है, तो यही पे हमें 3 बुक्स लग जाएंगी इस पहले यूनिट के लिए, राइट। अगर हम ये मान के भी चलते हैं कि सारे के सारे डिसीजेस जो है वो एक ही बुक में दे रखे हैं किसी एक प्लांट पैथोलॉजी के बुक में, और वो बहुत ही अच्छी बुक है, तो आपको एक बुक खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद सारा का सारा माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस एक ही बुक में है, तो वो दूसरी बुक खरीदनी पड़ेगी, और उसमें अगर फंगाई भी है तो आपको तीसरी बुक खरीदनी पड़ेगी। तो 3 बुक्स एक अकेले चैप्टर के लिए आपको खरीदनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा तो हम कर नहीं सकते, ये ऑब्वियस बात है कि भाई 3 बुक अगर एक चैप्टर के लिए पढ़ेंगे तो फिर वैसे तो उस रेशियो से 30 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी 10 चैप्टर के लिए। तो लिटरल सेंस ये है कि जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप टॉपिक की तरफ देखिए, आप बुक्स की तरफ मत देखिए। अगर आपको लिखा है ऊपर माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इसका लिटरल मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है या फिर आपको पूरा प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है। यूपीएससी ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है। यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आपको स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन पता हो वायरसेस में, वायरॉइड्स में, बैक्टीरियाज में, फंगाई में और माइकोप्लाज्मा में, और दैट्स इट। आपको इतना ही देखना है। अगर लकीली अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी आई मीन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ओके, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या फिर किसी कॉलेज की लाइब्रेरी, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की किसी लाइब्रेरी में आप जाते हैं, क्योंकि वहां पे आपको फिर बॉटनी की टिपिकल बुक्स नहीं मिलेंगी। वहां पे जो मिलेगा आपको पूरा जो सिलेबस होता है होल एंड सोल यूपीएससी का, जनरली उसे हम जीएस कहते हैं कि जनरल स्टडीज के जो बुक्स होते हैं वही आपको वहां पे मिलेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ बॉटनी पढ़ना है, ठीक है, और खास तौर पे आपको हर एक बुक जहां पे अवेलेबल होगी तो वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होगी या फिर वो कॉलेज लाइब्रेरी होगी, ठीक है, वहीं पे आपको सारे प्रकार के बॉटनी के जो बुक्स है वो वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है कि वहां पे अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है और आप स्टार्टिंग कर रहे हो इस सिलेबस का, तो स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन जो वायरसेस दे रखा है, जो 2 साइकिल्स दे रखी है, वो किस बुक में दे रखी है, वो बुक आप बस सिंपली निकाल लीजिए माइक्रोबायोलॉजी की कोई भी एक, और उस माइक्रोबायोलॉजी की बुक से आप पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी जो पीडी शर्मा में दिया है तो वो अच्छा दिया है, उससे आप आंसर क्रिएट कर सकते हो यूपीएससी मेंस में अपना। तो ये पीडी शर्मा का बुक आप निकाल लीजिए वहां से और वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और लेकिन टॉपिक वाइज पढ़िए उसको, क्योंकि अगर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां से कहां तक पढ़ना है, और ये नोट्स तो बहुत लंबी होती जा रही है ऐसा आपको लगेगा। तो इसलिए सीधे आप वायरसेस के स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन पे जाइए, वहां पे स्ट्रक्चर पहले पढ़ लीजिए, रिप्रोडक्शन उसका पढ़ लीजिए, और रिप्रोडक्शन की जितनी साइकिल्स है वो भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है, और उसके जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं वो आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आपको फिर से उस टॉपिक की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, और सेम आपको वायरस के लिए करना है जो फिर से वही पे मिल जाएगा, राइट। फिर बैक्टीरिया के लिए पढ़ना होगा आपके, तो कोई और एक किताब लेनी पड़ेगी वो आपको कि जिसमें आपको बैक्टीरियाज मिल जाए, राइट। उसी तरह से आपको माइकोप्लाज्मा, फंगाई, इन सब के लिए ये सब कुछ करना है। प्रायॉन्स हाइपोथेसिस के लिए कोई वायरोलॉजी की बुक वहां पे जरूर होती है, तो वायरोलॉजी की कोई बुक उठा के आपको प्रायॉन हाइपोथेसिस मिल जाएगा, वायरसेस मिल जाएगा, वायरॉइड्स मिल जाएगा, राइट। उनका एप्लीकेशन कैसा होगा, फिर एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मेडिसिन में अगर वो अप्लाइड बुक है तो वो भी उसमें दिया होगा, या फिर आपको कोई अप्लाइड बुक भी वहां पे ढूंढनी पड़ेगी। तो इस फर्स्ट यूनिट के अगर हम एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से उन्होंने आपको माइक्रोबायोलॉजी पूछ ली और किस तरह से उसका एप्लीकेशन भी पूछ लिया, तो उस हिसाब से जो बुक्स है वो आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी
लाइब्रेरी या फिर कॉलेज लाइब्रेरी में मिल सकती है, और वहां पे बैठ के भी आपको वो वहीं पे बैठ के वहां पे नोट्स आपको बना के उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये नहीं, अदरवाइज अगर आप उसको खरीदने जाओगे तो बहुत सारी बुक्स आपके पास हो जाएगी और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे कि कहाँ से शुरू करना और कहाँ पे एंड करना है। बेस्ट ये रहेगा कि अगर आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करना है, टाइम भी खर्च नहीं करना है, तो आप टॉपिक वाइज जाइए और किसी लाइब्रेरी का जरूर इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। उसके बाद अगर डिसीजेस दे रखे हैं तो जो जो सारे डिसीजेस है प्लांट पैथोलॉजी के किसी भी एक बुक में जो है आपको ये सीधे सीधे मिल जाएंगे। कुछ पोर्शन तो पीडी शर्मा में भी दे रखा है, राइट। लेकिन मैं कहूंगा आपसे कि जो ग्रेजुएशन बुक्स होती है उससे अच्छा है कि आप रेफरेंस बुक जो आपको लाइब्रेरी में मिलेंगी वो आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज दी होती है वो लैंग्वेज बहुत काम में आती है यूपीएससी मेंस का आंसर डेकोरेट करने में। तो बेटर है कि आप एक ऐसा ये लाइब्रेरी ढूंढ लो कि जहाँ पे आपको अच्छे रेफरेंस बुक मिले, क्योंकि जनरल देखिए जो इंडियन ऑथर की बुक्स जो लिखी हुई होती है ना, जो ग्रेजुएशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारी बुक्स जो है रेफरेंस बुक से क्रिएट की होती है। तो अगर आप सीधे रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे, शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपका राइटिंग का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए सीधे सीधे आपको लाइब्रेरी से ये आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड यूनिट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्रिप्टोग्राम लिखा है। आप क्रिप्टोग्राम आप जानते हो कि लोअर प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे अलगी भी आ जाएगी, फंगाई भी, लाइकेंस भी, ब्रायोफाइट्स भी, टेरिडोफाइट्स भी। अब ये एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है बॉटनी में, राइट। आप जानते हो कि टेरिडोफाइट के लिए एक बुक है, ब्रायोफाइट के लिए एक बुक है, अलगी के लिए एक बुक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके लिए एक एक बुक ले लेंगे और फिर सारे बुक्स पढ़ने लगेंगे, क्योंकि इस तरह से आपको फिर 5 डिफरेंट बुक्स खरीदनी पड़ेगी, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन होता है कि सर अलगी अगर पढ़ना है तो अलगी के कितने फॉर्म्स हमें पढ़ने हैं, उसके कितने जिनस हमें पढ़ने हैं। ब्रायोफाइट अगर पढ़ना है तो क्या पूरा का पूरा ब्रायोफाइट हमें पढ़ना है, या फिर टेरिडोफाइट अगर पढ़ने जाएंगे तो जितने भी फॉर्म है सबके सब हमें पढ़ने हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे यूपीएससी ने तो कुछ क्लियर नहीं किया है, लेकिन एक बात हम पहले से ही जानते हैं कि जो भी एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 11th का बायोलॉजी लेते हो, 12th का बायोलॉजी लेते हो, तो उसमें आपको कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स को डिनोट करने के लिए हमेशा मार्केशिया का एग्जाम्पल्स आता है टेक्स्ट बुक में, फिर एंथोसेरॉस का आता है। ये जो जीनस है कॉमनली आपको दिखाई देंगे 11th-12th के सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इनके नाम नोट कर लेने हैं कि अच्छा 11th में और 12th में जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, जो एनसीईआरटी होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की किताब होती है, तो ये पढ़ाया जा रहा है, ये वाला ब्रायोफाइट, मार्केशिया भी है वहां पे, ब्रायोफाइट, एंथोसेरॉस भी है। तो उसी तरह से आपको क्या करना है कि जो बीएससी लेवल पे जो आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करते हो ब्रायोफाइट्स का, उसमें कौन कौन से स्पीसीज दे रखे हैं, ठीक है। अगर आप 11th-12th और बीएससी यानी आपके ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस में जो भी प्रैक्टिकल के लिए आपको ब्रायोफाइट दे रखे हैं, अगर आप लिस्ट निकाल लेते हो तो 10 से 12 स्पीसीज आपको वहां पे मिलेगी, 10 से 12 जिनस आपको वहां पे मिलेंगे। तो बस वही 10 से 12 जिनस जो होते हैं वो आपको एक्चुअली कवर करने होते हैं, जो उस पर्टिकुलर एक पूरे ग्रुप में होते हैं। यानी क्रिप्टोग्राम्स हो गया तो उसमें ब्रायोफाइट हो गया, तो ब्रायोफाइट में वो आपको 10 से 12 फॉर्म आपको पढ़नी है, और आपको हर जगह आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो पता ही होना चाहिए, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ये ब्रायोफाइट के लिए करते हो तो यही सेम आप टेरिडोफाइट के लिए कीजिए, यही सेम लाइकेन के लिए कीजिए, ये भी फंगाई और अलगी के लिए भी आपको यही सेम करना है, क्योंकि यही वो एग्जांपल होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की किताबों में होते हैं, और यही फिर बाद में यूपीएससी जो है क्या करती है, यूज करती है मेजोरिटी ऑफ द टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बाहर जाके वो कुछ पूछ लेंगे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आपने बीएससी ऑनर्स कर रखा है या फिर आपने एमएससी बॉटनी कर रखा है, तो वही के जो एग्जांपल्स हैं आपसे पूछे जाए, क्योंकि बॉटनी तो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। कहीं से भी किसी भी स्पीसीज के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन आज तक ऐसा हमने नहीं देखा कि कुछ बहुत ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आ गए हो, ठीक है। तो ये टेक्निक है कि आप थोड़ा सा बैक रिसर्च कर लीजिए कि 11th-12th या फिर ग्रेजुएशन के लेवल पे आपके लिए कौन से एग्जांपल दिए गए थे टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, अलगी में, फंगाई में, लाइकेन में, और उन्हीं एग्जांपल्स को फॉलो कीजिए रेफरेंस बुक्स में। तो रेफरेंस बुक में आपको इजीली मिल जाएगा, आपको पूरा डिटेलिंग रेफरेंस बुक में मिलेगा, वहां पे शॉर्टकट नहीं होता है, पूरा डिटेल दिया हुआ होता है, तो वहां से आपको बहुत ही क्लियर कट उसका आइडिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड यूनिट को इसी तरह से आप देखते हो तो आप समझोगे कि भाई जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो पूरा का पूरा पढ़ना है। उसके बाद जो एंजियोस्पर्म का जो वेरियस प्रोसेसेस है, जो एनाटॉमिकल जो प्रोसेस होती है, यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो गया, पॉलीएम्ब्रियोनी हो गया, पैलियोलॉजी हो गया, ये सारे टॉपिक जो है अकेले थर्ड यूनिट में दे रखे हैं। आप जानते हैं कि जब हम पढ़ रहे थे हमारे चैनल पे ये फेनोग्राम्स, तो आपको पता होगा कि फेनोग्राम्स में हमने बहुत सी बातें जो है वो कवर करते करते वहां पे नियरली 100 सब टॉपिक्स बन गए थे। तो ये सारे के सारे 100 सब टॉपिक्स एक ही बुक में क्लियर कट मिल जाना ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो आप समझते हो कि जिम्नोस्पर्म के लिए आपको एक बुक खरीदनी पड़ेगी, एंजियोस्पर्मिक फैमिली के लिए आपको एक इंडिविजुअल बुक खरीदनी पड़ेगी, टैक्सोनॉमी के लिए एक इंडिविजुअल बुक होगी, और एक वहां पे जो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जो एम्ब्रियोलॉजी जितनी भी है उसके लिए एक बुक और होगी। तो इन एंड ऑल 4-5 बुक्स जो है वो आपको किसके लिए लगेगी, इस पर्टिकुलर एक ही यूनिट के लिए वहां पे आपको लगेगी,
ठीक है। तो देखिए जैसे हम बात करते हैं कि भाई ये यूनिट फिर कंप्लीट कैसे करना है, देखिए ये जो यूनिट है फिर से जैसे हम कह रहे हैं कि आपको ना टॉपिक वाइज जाना है, ठीक है ना। देखिए जिम्नोस्फर्म का अगर आप बुक खरीद लेंगे, पांडिका सिंह का किसी का भी अगर बुक खरीद लेंगे जिम्नोस्फर्म में, तो वहां पे बेसिकली आपको दिया हुआ होगा कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन सबके क्या है, उसके बाद जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, या फिर उसका जो फॉसिल्स रिकॉर्ड होते हैं वो भी कैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन पूरे के पूरे टॉपिक्स जो है एक बुक में मिलना मुश्किल है। तो अगर एक बुक में नहीं मिलेंगे तो यहाँ पे 4 अलग अलग बुक खरीदने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन वहां पे नहीं मिलेगा। सो अगेन वही टेक्निक है कि आप टॉपिक वाइज बुक्स में ढूंढ ढूंढ के वो जो है नोट्स वहां पे क्रिएट करें, ठीक है। या फिर ये काम हमने आपके लिए ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि पेपर 1 जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, और पूरा रिसर्च करके जो है जितना भी कंटेंट यूपीएससी मेंस में लिखना जरूरी होता है वो सबका सब वहां पे दे रखा है, ठीक है। तो आपने बस एक मेंबरशिप लेवल लेनी है और उसको बस 1 या फिर 2 मंथ्स में उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इजीली वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम पहले से जानते थे कि ये स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल ही मतलब समझ में नहीं आएगा कि इतनी सारी बुक्स में किस तरह से ये एक्सट्रैक्ट करना है, ये जो सारा पूरा नोट्स बनाना है उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। तो यही काम हम कर रहे हैं चैनल पे, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हो जाए। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे बॉटनी ऑप्शनल में कि उसको पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है। जैसे देखिए अगर जो आर्ट्स के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, तो देखिए अगर वो कहते हैं मिडिवल हिस्ट्री, तो उनका टाइम पीरियड होता है कि जैसे मिडिवल हिस्ट्री कह रहे हैं तो हमें आपको पढ़ना है कि 1000 से शुरू करके आपको 1800 तक पढ़ना है, राइट। एंशियंट हिस्ट्री आ जाती है, फिर हम 2000 बीसी तक चले जाते हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं तो फिर 1857 के आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया पहले से दे रखे होते हैं और एक लिमिटेड मतलब पोर्शन होता है उसका, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक एंड करना है। लेकिन ऐसा जो है ये इसमें नहीं होता है हमारे सब्जेक्ट्स में, बॉटनी में, क्योंकि यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट्स के नाम ही लिखे हैं लिटरली, और सब्जेक्ट्स के नाम लिखने की वजह से हमें समझ में नहीं आता है कि भाई कितना इंफॉर्मेशन कहाँ से और कितनी क्वांटिटी में निकलना है, ठीक है। तो इसीलिए फिर से वही बेस्ट मेथड है कि आप बस एक बुक लीजिए, एक नोटबुक लीजिए, किताब लीजिए रेफरेंस बुक, और उसमें से बनाना शुरू कर दीजिए। या फिर आप हमारा रेडीमेड बनाया हुआ मटेरियल भी सीधे सीधे वहां पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर रेफरेंस बुक की तलाश में अगर आप जाओगे, जैसे लॉकडाउन अभी चल रहा है, ठीक है ना, इससे और परेशानी बढ़ गई है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद है और लाइब्रेरी का एक्सेस सीधे सीधे मिलता नहीं है, और उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। एक्चुअली इस लॉकडाउन की वजह से हम भी प्रॉपरली हमारे चैनल पे जो है लगातार वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे अगर आप लॉकडाउन में है तो सिंपली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बुक्स आपके पास है, आपके होम है, जो भी घर पे आपके बुक्स अवेलेबल है, तो उसको आप क्विकली पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो भी कंटेंट वहां से मिलता है पहले उसको स्टार्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल कि आपके पास सीधे सीधे पीटीसी का किताब है, मॉर्फोजेनेसिस का, और बाकी के नहीं है, तो फिर उसी को पढ़ना शुरू कर दीजिए और इसको इस टॉपिक को खत्म कर दीजिए, ताकि फिर जैसे लॉकडाउन हट जाए फिर उसके बाद आप इस टॉपिक के लिए भी आप वहां पे जा सको, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 4th यूनिट कंसिडर करते हो कि प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट, बच्चे पूछते कि सर इकोनॉमिक बॉटनी का हमें किताब बताइए, तो फिर जैसे हम फिर अगर बच्चे पूछे रहे तो हम मैती और सिंह का नाम बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक बॉटनी की किताब है और इसमें से जो है 10-12 टॉपिक जो है वो उसमें है, ठीक है, सारे के सारे नहीं है। हम जानते हैं कि डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट जो है बहुत ही शॉर्ट है, उससे उससे आप लिख नहीं सकते। वेविली और सेंटर्स ऑफ ओरिजिन उसमें डिटेल नहीं दे रखे हैं, ठीक है। एनर्जी प्लांटेशन उसमें मिसिंग है, बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरिया जैसे टॉपिक उसमें मिसिंग है। आपको कुछ 10-12 टॉपिक जो है इसमें से उसमें मिल जाएंगे। तो इसका लिटिल मतलब ये है कि आपको फिर 2 किताबें खरीदनी पड़ेंगी, वो भी और कोई और भी, जिसमें ये सारे टॉपिक्स दे रखे हो। तो बेसिकली ये सब करने से अच्छा है कि ये जो 4th यूनिट है, मैं तो कहता हूँ आपसे कि इसमें 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आपको बिल्कुल इजीली मिल जाएंगे। उसका रीजन ये है कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ये टॉपिक है, और यूपीएससी भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसके लिए एक्सपेक्ट करता है कि भाई कोई भी 5 नाम बता दो जो फर्फ्यूम प्रोड्यूस करते हैं प्लांट, और उनके पार्ट्स कौन से है, या फिर कोई 5 नाम बता दीजिए प्लांट्स के जिससे हम टिम्बर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसे 5 नाम बता दीजिए जिससे हम स्पाइसेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और कौन सा पार्ट है उस प्लांट का जिससे हम स्पाइसेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये इतना डिटेलिंग में जो है चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, और आपको क्या करना है, बस एक पेज पे एक नोट करना है टॉपिक। हार्डली 15 पेजेस बनेंगे इसके नोट्स के, ये जो 4th यूनिट है, और आपको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स देंगे, ठीक है ना। ये अगर आप मेंस लिख रहे हो, अगर आईसीएस का मेंस है, तो 50 मार्क्स आपको जो ये है, जो 40 मार्क्स है या फिर जो 50 मार्क्स है आईएफएस और दोनों मिला के, तो वो आपको इजीली वहां पे एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट का जो टॉपिक है इकोनॉमिक बॉटनी का, आप 1, 2, 3, 4 किताबें जो है लाइब्रेरी में जाके बैठिए और पूरा का पूरा जो है आप 2 दिन में उसको खत्म कर सकते हो। तो ये आसान भी उतना ही है और ये हार्ड भी उतना ही है, क्योंकि अभी बुक्स के थ्रू जाना है, रेफरेंस बुक के थ्रू जाना है, लॉकडाउन को भी टैकल करना है, तो इस वजह से ये थोड़ा हार्ड लग रहा है। लेकिन एनी अदरवाइज ये भी बहुत ईजी है,
ठीक है। उसके बाद 5th यूनिट में मॉर्फोलॉजी है, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर की एक किताब आपको यूज करनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि भाई भोजवानी भटनागर यूज कर लो, एम्ब्रियोलॉजी है, उसमें दे रखा है कि टोटिपोटेंसी क्या है, आप प्रोटोप्लास्ट को कैसे कल्चर कर सकते हैं। या फिर पीटीसी की कोई किताब ही खरीद लीजिए बेसिक सी, जो ग्रेजुएशन के लिए लिखी हुई है, ठीक है, उसमें आपको प्रोसेसेस पता चल जाएंगे, आपको टाइटल वाइज जो है वो कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आप 2 किताबें मॉर्फोलॉजी के मॉर्फोजेनेसिस के लिए खरीद भी लेते हो, तो उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप नोट्स किस तरह स्टार्ट करते हो और आप किस तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो, वो सब कुछ पढ़ने के बाद, ठीक है। क्योंकि पढ़ने के बाद फिर आपको वो बिल्कुल वो कंसेप्ट याद भी होना चाहिए, आपके माइंड में टोटली होना चाहिए, और जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा उस पर, तो उस हिसाब से उस आंसर को हमें टर्न भी करते आना चाहिए, ट्विस्ट भी करते आना चाहिए, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होगी, ठीक है। तो बिना अंडरस्टैंडिंग के आप आंसर नहीं लिख पाते इन टॉपिक लाइक मॉर्फोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल आपको प्रोटोप्लास्ट पूछा गया है, या फिर सेल या फिर टिश्यू कल्चर पूछा गया है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट क्वेश्चन आंसर जो है वो चेंज होगा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम प्लांट टिश्यू कल्चर में बच्चे ये गलती करते हैं कि सबका प्रोसीजर एक जैसा लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ ही एक जैसा है उसमें, ठीक है। लेकिन हर एक टॉपिक जो है, हर एक जो इंडिविजुअल टॉपिक है, जो मॉर्फोजेनेसिस में या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर में देखते हो, ये पूरा इंडिविजुअल टॉपिक है, ठीक है। भले ही वो थोड़ा सा प्रोसेस ओवरलैप कर जाता है फिर बीच में, लेकिन वो उसका हर किसी का एक इंडिविजुअल टॉपिक है। और डिटेलिंग में जाने के बाद ही आप आंसर डेकोरेट कर पाओगे। अगर आप सिर्फ बहुत बेसिक पढ़ने लगते हो बीएससी बॉटनी की किताबों से, जो सिर्फ ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए लिखी होती है, या फिर वो इतनी सोफिस्टिकेटेड रेफरेंस बुक्स से नहीं लिखी होती है, तो बस आप वो आंसर खराब ही कर रहे हो बस वहां पे, क्योंकि वो पहले से आधी अधूरी इंफॉर्मेशन वो होती है, पूरी इंफॉर्मेशन वो होती नहीं है। और उसके बाद भी जो 50% इंफॉर्मेशन जो हम माइंड में लेके एग्जाम देने जाते हैं, तो उससे भी हम 30% लिख के वहां से वापस आ जाते हैं, तो उसमें मार्क्स के जाने का बहुत चांसेस होता है। तो इसलिए हर बार याद रखिए कि जब भी आप कोई टॉपिक अगर पढ़ रहे हो, तो एक सोफिस्टिकेटेड किताब से पढ़िए, या फिर एटलीस्ट ऐसी किताब से पढ़िए जिसने सोफिस्टिकेटेड रेफरेंस बुक्स यूज की हो, ठीक है। तो मॉर्फोजेनेसिस के लिए आप एम्ब्रियोलॉजी भोजवानी भटनागर ले सकते हैं, या फिर आप कोई सीधे सीधे प्लांट टिश्यू कल्चर का कोई नोट्स के फॉर्म में भी किताब ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड पेपर की बात करते हैं, तो सेकंड पेपर में और भी कॉम्प्लेक्स चीजें हमें देखने को मिलती है। जैसे पहला यूनिट है यहाँ पे सेल बायोलॉजी, दूसरे अगर बात करें जेनेटिक्स भी पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना है और इवोल्यूशन भी पढ़ना है। ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स है बायोलॉजी के। इस जो जेनेटिक्स होता है बायोलॉजी में, उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है, और इवोल्यूशन का, ये तीनों अलग बात है, ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट्स है एक्चुअली। उसके बाद ये जो प्लांट ब्रीडिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है और बायोस्टैटिस्टिक्स है, जो थर्ड यूनिट में दे रखे हैं, ये भी 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स है लिटरली। आप जानते हो बायोटेक्नोलॉजी एक पूरी ब्रांच है, बायोस्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है, और प्लांट ब्रीडिंग तो हाइब्रिडाइजेशन प्लांट ब्रीडिंग एक टोटली न्यू वे है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ यूनिट है, उसमें फिर पूरा फिजियोलॉजी आपको पढ़ना है। जैसे सेलिसबरी बोस की किताब से हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सी ज़ेग पेज जैसी किताबें हैं, लेकिन बहुत ही डिटेलिंग उनमें है, और 400 और 500 के पेजेस की किताब होती है। तो फिर से मैं आपसे कहूंगा कि अगर इजीली ये टॉपिक जो है वो फिजियोलॉजी के बुक्स में अवेलेबल होते हैं, तो इससे नोट्स अच्छी खासी बना के आपने जो है क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि फिजियोलॉजी का ऐसा कंटेंट है कि फिजियोलॉजी की बुक्स बहुत सारी अवेलेबल होती है, तो इजीली ये कंटेंट अवेलेबल हो जाता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड कंटेंट आपके पास होना चाहिए, इसीलिए जो आप बुक सिलेक्ट करोगे वो अच्छे सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। हमारी तरफ से हम कहते हैं कि ज़ेग एंड तेजर की बुक अगर आप यूज करते हो तो ये ठीक रहेगा, या फिर सैलिसबरी बोस की भी जो किताब है वो भी अच्छी किताब है। तो दोनों में से आप कोई भी यूज कीजिए, उसमें आपको डिटेलिंग पूरा इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इकोलॉजी और जो प्लांट जियोग्राफी है, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। इकोलॉजी अलग है, प्लांट जियोग्राफी अलग है। आप जानते हैं कि इकोलॉजी के लिए बहुत सी बुक्स अवेलेबल है, और हर बार जो नाम दिया जाता है इकोलॉजी के लिए, वो पीडी शर्मा का नाम बताया जाता है। और भी किताबें हैं, जैसे इकोलॉजी में ही अगर आपको पढ़ना है तो इंडियन ऑथर्स की बहुत सारी किताबें आपको वहां पे मिल जाएगी, लेकिन हर एक जो टॉपिक है वो उस एक ही इकोलॉजी किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो प्लांट जियोग्राफी के लिए आपको एक अलग से किताब ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें जो सब टॉपिक्स आते हैं ये भी अलग अलग वहां से ढूंढने पड़ेंगे। और ये बात जरूर आप याद रखिए कि नॉट ओनली बुक्स बट ऑल्सो आप इंटरनेट का भी वहां पे जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इंटरनेट पे देखिए आजकल कुछ कुछ साइट्स ऐसी हो गई है कि बड़े अच्छे तरीके से वो जो है वो टॉपिक के बारे में लिख के देते हैं। जैसे कुछ एजुकेशनल वेबसाइट्स होती है, तो टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं, और इसीलिए अगर उस टॉपिक के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो एक एक टॉपिक आपका इजीली वहां पे कवर अप हो सकता है। जो बातें आपको किताब में नहीं मिलती है, तो आपको सीधे सीधे इंटरनेट का वहां पे यूज करना चाहिए, अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स का यूज करके उस नोट्स को एक्सेस करना चाहिए, और आके ओन हैंड राइटिंग में आपने उसको अपने पास लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 यूनिट है सेकंड पेपर में, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें सबसे जो इजी यूनिट है सेकंड पेपर में वो सेल बायोलॉजी का यूनिट है, क्योंकि सीधे सीधे आपको ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं, और कुछ क्रोमोसोम की वेरिएशन पढ़ने हैं, और थोड़ा सा सेल सिग्नलिंग, माइटोसिस, मियोसिस आपको पढ़ना है। नहीं अदरवाइज ये सारा थियोरेटिकल है, ठीक है। सेल बायोलॉजी की आपके पास कोई भी किताब अगर होगी
ठीक है ना। तो वो सेल बायोलॉजी की किताब से आप इजीली उसको कवर कर सकते हो। यहाँ पे कंबाइन बुक हो सकती है सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स की। वो हम कहते हैं हमेशा कि इंडियन ऑथर की जो बुक है वो है पीके गुप्ता की बुक। उस पीके गुप्ता की बुक में आपको जो है डिटेलिंग इस टॉपिक्स के बारे में मिल जाता है, ठीक है। और अच्छा खासा कंटेंट भी दिया है, क्योंकि सेल बायोलॉजी में या फिर जेनेटिक्स में बेसिक बातें पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए ये सारी बातें जो है इस पर्टिकुलर पीके गुप्ता की किताब में दे रखी है। तो आप ये किताब खरीद सकते हैं, इससे आप पढ़ सकते हैं, इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी और जो जेनेटिक्स है इसमें आपका कवर। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इवोल्यूशन के लिए आपको सेपरेटली जो है वो बुक्स असेस करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इवोल्यूशन पे इतनी अच्छी बातें नहीं लिखी है जो कॉलेज लेवल की किताबें हैं उसमें, तो इसलिए इसके लिए इस टॉपिक के लिए इवोल्यूशन के लिए स्पेशली आप रेफरेंस बुक ही यूज करें, ठीक है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की कोई भी अगर आप किताब ले आएंगे तो सारे के सारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टॉपिक्स एक ही किताब में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्लांट ब्रीडिंग है, उस प्लांट ब्रीडिंग के लिए आप अगर बुक ढूंढ रहे हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका प्लांट ब्रीडिंग के लिए होना चाहिए, तो वो बीडी सिंह का एक किताब आता है, उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा बढ़ जाता है प्लांट ब्रीडिंग का, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक्स उसमें दे रखी है, और वेरियस एस्पेक्ट जो होते हैं प्लांट ब्रीडिंग के सब कुछ जो है उसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं। उसके बाद अगर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप पूछोगे तो आप दुबे की बुक यूज कर सकते हैं, या फिर आप नारायणन की बुक यूज कर सकते हैं, ठीक है। नारायणन की जो बुक है उसमें अच्छा खासा सेल बायोलॉजी, उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी है जो बहुत अच्छा डिफाइन कर रखा है, ठीक है। या तो आप दुबे कर लीजिए या फिर नारायणन की किताब कर लीजिए, दो में से एक किताब कोई भी खरीद लीजिए जो आपको वो टॉपिक आपको इजीली कवर करके देगी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसमें जो 10-12 टेक्निक्स है वो आपको पढ़नी होती है, और ये 10-12 टेक्निक पढ़ने के बाद जो है आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्या है। और फिजियोलॉजी के लिए जैसे हमने बात किया कि आप जेग या तेजर यूज कर सकते हैं, या फिर आप सलसबरी रोज का या रोज का भी किताब वहां पे खरीद सकते हैं, ठीक है। उसमें से पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा। उसके बाद जो इकोलॉजी का जो टॉपिक है, इकोलॉजी के लिए आप पीडी शर्मा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और प्लांट जियोग्राफी का एक सिंपल सा किताब खरीद के आप ये बाकी के टॉपिक भी जो है कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो है यहाँ पे हम फिर से मेंशन करते हैं कि ये जो सारे टॉपिक्स जो आप कंपाइल करना चाहते हैं, ये प्रोसेस जो है ये इतना इजी नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में सारा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, कुछ बुक्स में कंटेंट मिलेगा तो वो बहुत ज्यादा लेंथी दिया होगा, और कुछ बुक्स में अगर कंटेंट दिया होगा तो उसका लेवल उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बनता है कि आप उस कंटेंट को देखें और आप जज करें उसको कि भाई ये मेरे लिए है कि नहीं, ठीक है, ये मेरे लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं। अगर बहुत ज्यादा लेंथी कर रखा है तो उससे आप शॉर्ट कैसे कर सकते हैं ये आपको देखना है। अगर बहुत ज्यादा डल कंटेंट है तो उसको आपको देखना है कि ये तो हम यूपीएससी में नहीं लिख सकते, तो इससे अच्छा कहाँ पे मिलेगा ये आपको ढूंढना है, ठीक है। और कुछ कुछ किताबें बहुत परफेक्ट है, जैसे जेगन तेजर है कि सैलसबरी है, ठीक है, और सेल बायोलॉजी की कुछ किताबें है शर्मा की, तो ये बहुत परफेक्ट है, तो उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, वो आसानी से क्या होगा आपका कवर हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली जब हम पहले पेपर की बात कर रहे थे तो यहाँ पे जो है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए आप एक राजधान की बुक आती है, उस राजधान की बुक को भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो इकोनॉमिक बॉटनी जो आती है उसके कोचर की भी एक बुक आती है, उस कोचर की बुक के साथ आप मैथियन सिंह ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको प्लांट सिस्टमैटिक्स पे अगर कुछ चाहिए, गुरचरण सिंह की एक किताब आती है, उस गुरचरण सिंह की किताब में जो है वो प्लांट सिस्टमैटिक्स के अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है वो वहां पे दे रखे हैं। लेकिन फिर से आपको ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी कि अगर आप कंपाइलेशन अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे रिसोर्स से ही आप उसको कंपाइल करें, ठीक है। बुक की लिस्ट तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस रहेंगे कि सर इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें बहुत ही कम है, इसमें टॉपिक अच्छी तरह से कवर नहीं है, तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है और आपको वो क्या करना है, पूरा करना है। अब देखिए इन सब के साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पीडीएफ के फॉर्म में आने वाला नोट्स हम यूज करेंगे, ठीक है। देखिए अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई अगर प्रोवाइड कर रहा है पीडीएफ, तो आपने क्या क्या उसमें देखना है, मतलब अगर आपको लगता हो कि ये पीडीएफ ठीक है कि नहीं है, तो इसके लिए कौन कौन से पॉइंट आपने वहां पे ऑब्जर्व करने चाहिए। देखिए सबसे पहली बात आपने ये देखना है कि वहां पे अगर टॉपिक वाइज दे रखी है नोट्स, तो क्या वो सच में नोट्स बनाई हुई है या फिर सीधे सीधे कॉपी पेस्ट किया गया है, या फिर किसी वो बुक की सीधे सीधे जेरोक्स कॉपी वहां पे की गई है। अगर ऐसा है तो वो आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसमें फिर ऐसा हो जाएगा कि कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फंगाई पढ़ना है तो फंगाई पे ही उसमें 200 पेजेस हो जाएंगे, क्योंकि अगर फंगाई हम मार्केट से लेने जाएंगे या फिर लाइब्रेरी से लेने जाएंगे और अगर उनको पता नहीं है कि फंगाई का नोट कैसे बनाना है, तो सीधे सीधे वहां पे जेरोक्सिंग शुरू हो जाएगी या फिर कॉपिंग शुरू हो जाएगी, या फिर पीडीएफ फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके सीधा उसको प्रिंटिंग के लिए दे दिया जाएगा, तो फिर वो कंटेंट तो बहुत बड़ा हो जाएगा।
फंगाई के लिए 200-300 पेज हो जाएंगे, अलगे के लिए 200-300 पेज हो जाएंगे, तो वो शॉर्ट कैसे हो सकता है? या फिर टॉपिक वाइज उसको अच्छे तरीके से किस नोट्स में लिखा है? तो अगर पूरा रिसर्च करके नोट बनाया गया है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, किसी बॉटनी प्रोफेसर के थ्रू, तो वो पीडीएफ ठीक रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर सिर्फ सिर्फ कंपाइलेशन है कि अच्छा ये टॉपिक है तो ये बुक ले लो और उसका कंपाइल कर दो, वो भी बुक उसमें डाल दो, तीसरी भी डाल दो, चौथी भी डाल दो, पांचवी भी किताब का भी कुछ डाल दो उसमें, तो उसके बाद अगर वो कंपाइल होकर तैयार हुई है तो वो तो बल्कि हो जाएगी। ठीक है ना? अगर वो बल्कि हो जाएगी तो आप समझ लेना कि वो आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है? तो ये सारी बातें जो है आपको बुक्स के लिए आपने यहाँ पे याद रखनी है। और आपको हम बता दें यहाँ से कि हम भी सेकंड पेपर यहाँ से जो है वो पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो एक टॉपिक जो होता है, तो हर एक टॉपिक से जितना भी नोट्स जरूरी होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक को क्लियर करने के लिए यूपीएससी मेंस में, वो सारा का सारा कंटेंट उस एक ही वीडियो लेक्चर में हो, ये हम कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप पहला लेवल जो है, अगर वो पूरा पहला पेपर अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो सेकंड पेपर के लिए जो है आप रेडी रहिएगा, क्योंकि यूपीएससी का जो प्री है इस साल वो 10th ऑफ अक्टूबर को है। और हम चाहते हैं, और जैसे आप जानते हैं कि स्टूडेंट जो है कम से कम जो 3 मंथ्स होते हैं वो यूपीएससी प्रीलिम्स को हम चाहते हैं। ठीक है ना? एट मैक्स 3 मंथ्स सफिशिएंट होते हैं कि हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को 2.5 मंथ्स भी काफी है, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये इस बार पहले से ही डिले हो चुका है, तो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड आपको प्री के लिए देना चाहिए। तो अगर आप मेंस का अगर प्रिपरेशन उससे पहले करना चाहते हो तो एक आध महीना बचा है, तो ये एक आध महीना आप वहां पे बॉटनी ऑप्शनल के लिए 2 से 3 घंटे रोज के आप दे सकते हैं। ठीक है? और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पेपर भी स्लोली स्लोली आपका कंप्लीट होता रहेगा, और ऑन द अदर हैंड आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का भी आप प्रिपरेशन वहां पे क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है? तो जिनका भी अपना सब्जेक्ट बुकनी है यूपीएससी मेंस में, तो उनको तो ज्यादा चिंता की जरूरत है नहीं है, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट जो है वो चैनल पे अवेलेबल है, और आप वन बाय वन टॉपिक वाइज उसको कंप्लीट करते आइए। और एट लास्ट जैसे हमारा पेपर सेकंड भी कंप्लीट होगा, तो कंप्लीटली हम इस बात पे फोकस करेंगे कि हम आंसर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा नोट्स को हम पोर करने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा रिसोर्सेज यूज किए जाएंगे, और ज्यादा रेफरेंस बुक यूज किए जाएंगे, तो क्वालिटी कंटेंट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ऑलराइट? तो ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है?